साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोकाइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम जुलाई 2025 मंथ की घटनाओं को देखेंगे। करंट अफेयर्स की इवोकाइस की जो क्लासेज होती हैं वो सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम या इसके अलावा अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। जो घटनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उन सभी पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। प्रमुख नियुक्तियां, पुरस्कार, इंपॉर्टेंट बुक्स, महत्वपूर्ण दिवस, उनकी थीम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिफेंस सेक्टर, योजनाएं, समितियां, प्रमुख सम्मेलन समारोह, रिपोर्ट, सूचकांक, खेल कूद वाला सेक्शन, हर वो चीज़ हम यहाँ शामिल कर लेते हैं करंट अफेयर सेक्शन का, जहाँ से प्रश्न एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछता है। जो विद्यार्थी इवोकाइएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है। साथ ही हर मंथ के 100 प्लस एमसीक्यू प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आप अभ्यास कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। करंट अफेयर्स प्रोग्राम की हमारी एक नॉमिनल फीस है 249, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6306473800 हमारा नंबर है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रोग्राम से जुड़ने का प्रोसेस दिया गया है, आप यहाँ पर एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए। जो विद्यार्थी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं, 13 सितंबर को आपका एग्जाम है। ऐसे में जो 30 से 35 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा। रिवीजन करें, एमसीक्यू लगाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके पास अगर नोट्स वगैरह नहीं है तो आप हमारे संकल्प बैच के प्रोग्राम में जुड़कर सारे सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं, जिससे आप लास्ट टाइम रिवीजन करके और एमसीक्यू प्रैक्टिस करके अपना प्रीलिम्स एग्जाम निकाल सकें। अभी भी 30 से 35 दिन हैं। अगर आप अच्छे से जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं एक सही स्ट्रेटजी बनाकर प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम निकलने की बहुत अधिक संभावना अभी भी शेष रह गई है। बाकी 6306473800 पर आप हमें कांटेक्ट करके जो बच्चे 71 बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं उस संबंध में इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्राम वगैरह में जुड़ना है तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और जुलाई 2025 मंथ की करंट अफेयर्स को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखेंगे। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में जो पहला इंपॉर्टेंट नाम है वो है उमा कांजीलाल का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति बन चुकी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है उमा कांजीलाल का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। जब भी कोई किसी महत्वपूर्ण पद पर कोई महिला अगर पहली बार उस पर पदाधीन होती है, ऐसे में वो नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से सोनाली मिश्रा का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है। उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति और सोनाली मिश्रा आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल की ये पहली महिला महानिदेशक बन चुकी हैं। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट ट्रेनी बन चुकी हैं। भारतीय नौसेना की, याद रखिएगा, ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट ट्रेनी बनी हैं, जिनका नाम है आस्था पूनिया। अशोक गजपति राजू ये गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। जुलाई मंथ में गोवा और हरियाणा और लद्दाख के नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अशोक गजपति राजू गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। असीम कुमार घोष ये हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। कविंदर गुप्ता ये लद्दाख के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट नाम है संजोग गुप्ता का। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। संजोग गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अजय सेठ भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। जगदीप धनखड़ आप जानते हैं लगातार अखबार की सुर्खियों में रहे हैं क्योंकि ये भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अनुच्छेद 67A के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे, तो आपके लिए सारा इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जगदीप धनखड़ 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। वस्तुतः अगले उपराष्ट्रपति चुने जाने तक हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति रहेंगे, राइट। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में संविधान में कार्यवाहक पद का प्रावधान नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति का फिर से निर्वाचन कराकर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। हालांकि जब तक उपराष्ट्रपति का पद खाली है तब तक राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह ये कार्यवाहक सभापति के रूप में काम करेंगे, जो राज्यसभा के सदस्य हैं।
डॉक्टर जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस, डॉक्टर जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं जिनका नाम है जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस। अभिजीत सेठ ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभिजीत सेठ बनाए गए हैं। सहीब खान ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। एप्पल के नए मुख्य परिचालन अधिकारी, एप्पल के नए मुख्य परिचालन अधिकारी साहिब खान को बनाया गया है जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के ये वैश्विक राजदूत बने हैं। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप ये 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 के बीच सऊदी अरब रियाद में आयोजित किया जाएगा। तो 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक आयोजित होने वाले ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के वैश्विक राजदूत बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो ये रियाद में होगा। रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। वत्सला ये नाम आपको याद रखना है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक हथिनी है जिसका नाम है वत्सला। ये एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी थी जिसका अभी हाल ही में 8 जुलाई 2025 को पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है यहाँ निधन हो गया। 100 वर्ष से अधिक आयु इस वत्सला हथिनी की हो चुकी थी जो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी है। 8 जुलाई 2025 को पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में इसका निधन हुआ। अब हम लोग पुरस्कार सम्मान वाले सेक्शन को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 ये वर्षा देश पांडे को मिला है जो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। लैंगिक समानता पर उनके बेहतरीन कार्य के लिए वर्षा देश पांडे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इन्हें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 ब्रिंडा रेनाल्ड्स जो कनाडा से बिलोंग करते हैं और कनेडी ओडेडे जो केन्या से बिलोंग करती हैं, इन्हें संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ब्रिंडा रेनाल्ड्स और कनेडी ओडेडे। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार ये मेरी पंचायत मोबाइल ऐप को दिया गया है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर्स अवार्ड 2025 ये सुहानी शाह को मिला है और ये पुरस्कार जीतने वाली सुहानी शाह पहली भारतीय कलाकार जादूगर हैं। सुहानी शाह, इन्हें बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 दिया गया है। न्यूयॉर्क सिटी सम्मान 2025 ये इस्कान के राधानाथ स्वामी को मिला है। शक्ति भट्ट पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है, जरा चौधरी को उनकी पहली संस्मरण द लकी वंस के लिए दिया गया है जिसमें 2002 के गुजरात दंगों पर ये आधारित संस्मरण है, पुस्तक है। जरा चौधरी की द लकी वंस के लिए इनको शक्ति भट्ट पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए और भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि यह पुरस्कार 2008 में शुरू हुआ था और इस वर्ष यानी 2025 के बाद अब इसे बंद कर दिया गया है। 2025 में शक्ति भट्ट पुरस्कार जरा चौधरी को दिया गया, इसके बाद इस पुरस्कार को बंद किए जाने की अब घोषणा कर दी गई है। राइट। कलिंग रत्न पुरस्कार ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। पिन पिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबो लेला ये सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। लीला अबो लेला, इन्हें पिन पिंटर पुरस्कार मिला है। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 इंपॉर्टेंट है ये गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवादक के लिए जिसे डेजी रॉकवेल ने अनुवादित किया है उसके लिए मिला है। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 की सूची जारी कर दी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब इस पुरस्कार में अलग अलग श्रेणियां होती हैं जनसंख्या के आधार पर या अन्य कैटेगरीज भी होती हैं, उनको हम देखेंगे जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुपर स्वच्छ लीग शहर जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष प्रदर्शन करता शहर देखेंगे तो उसमें इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। उसके बाद नवी मुंबई और फिर विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। तो सुपर स्वच्छ लीग शहर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर, उसके बाद नवी मुंबई, फिर विजयवाड़ा का स्थान है। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर नोएडा है, फिर दूसरे पर चंडीगढ़ और तीसरे पर है मैसूर। राइट। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर के बारे में सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। सुपर स्वच्छ लीग शहर की श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर सूरत और इंदौर संयुक्त रूप से है, उसके बाद नवी मुंबई, फिर विजयवाड़ा का स्थान है। जनसंख्या श्रेणी में अगर आप स्वच्छ शहर की कैटेगरी में देखेंगे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में, तो उसमें अहमदाबाद शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद भोपाल, फिर है लखनऊ। राइट। अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ ये शीर्ष प्रदर्शनकर्ता शहर हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या
के शहरों में, और कैटेगरी क्या है, स्वच्छ शहर की कैटेगरी। सुपर स्वच्छ लीग शहर की कैटेगरी में इंदौर, सूरत संयुक्त रूप से पहले नंबर पर है, और स्वच्छ शहर की कैटेगरी में जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या है वैसे शहरों में अहमदाबाद शीर्ष स्थान पर है। मंत्री स्तरीय पुरस्कार विजेता में देखेंगे विशेष श्रेणी सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित पुरस्कार के संबंध में, इसमें विशाखापट्टनम को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। विशाखापट्टनम शीर्ष स्थान पर है विशेष श्रेणी सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित पुरस्कार में, राइट। सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ गंगा शहर है प्रयागराज। स्वच्छता प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड दिया गया है सिकंदराबाद छावनी को, जो तेलंगाना में है। स्वच्छता प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद छावनी को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रयागराज को ये पुरस्कार दिया गया है। मंत्री स्तरीय पुरस्कार विजेता में प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर देखेंगे तो इसमें श्री विजयपुरम, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल है। पहले पोर्ट ब्लेयर इसका नाम हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है, तो इसे प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। दूसरा राजमुंदरी को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर की कैटेगरी में पटना को जो है 6वां स्थान मिला हुआ है। तो 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है, याद रखिएगा। अब हम लोग प्रमुख दिवस और उनकी थीम देखेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस ये 29 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम रही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष ये थीम है राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 2025 की। दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस? तो 29 जून को। वन महोत्सव सप्ताह ये 1 से 7 जुलाई तक आयोजित होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये 3 जुलाई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये 5 जुलाई को मनाया जाता है। पहला विश्व ग्रामीण दिवस, पहला विश्व ग्रामीण दिवस ये 6 जुलाई को मनाया गया। इस वर्ष की थीम रही रूरल एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2025 में पहली बार विश्व ग्रामीण दिवस को मनाया गया है, और ये अब 6 जुलाई को मनाया जाएगा। इसकी थीम क्या रही है पहले विश्व ग्रामीण दिवस की? रूरल एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट। विश्व ग्रामीण दिवस मनाने का प्रस्ताव बांग्लादेश के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या रही? एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। विश्व जनसंख्या दिवस की यह थीम रही, जो 11 जुलाई को मनाया जाता है। पहला विश्व अश्व दिवस मनाया गया 11 जुलाई को ही। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 79वें सत्र में मंगोलिया के नेतृत्व में 11 जुलाई को विश्व अश्व दिवस मनाए जाने की घोषणा की। अब हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व अश्व दिवस मनाया जाएगा। 2025 में पहला विश्व अश्व दिवस मनाया गया 11 जुलाई को, और 2025 में ही पहला विश्व ग्रामीण दिवस मनाया गया किस दिन? 6 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रही विश्व युवा कौशल दिवस की यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स, ये विश्व युवा कौशल दिवस जो 15 जुलाई को मनाया जाता है उसकी थीम रही। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को। विश्व शतरंज दिवस 2025 की थीम क्या रही? महत्वपूर्ण है, आपसे पूछी जा सकती है। हर चाल मायने रखती है, एवरी मूव काउंट्स। विश्व शतरंज दिवस 2025 की थीम रही, जो 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को। राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को। आम के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। आम, केला, पपीता, इन सब में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, इन सभी के उत्पादन में। अभी हाल ही में यूपी पीएससी आरओ का एग्जाम हुआ था, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये 28 जुलाई को। आगे अब हम साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन देखेंगे, जिसमें पहली खबर है ड्रोर 1 की। ड्रोर 1 ये इजराइल का सबसे उन्नत संचार उपग्रह है, जिसका फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है फ्लोरिडा, अमेरिका से। ड्रोर 1 इजराइल का सबसे उन्नत संचार उपग्रह है। तो ये आपको याद रखना है, ड्रोर है क्या? तो एक तरीके का संचार उपग्रह है। किस देश का है? इजराइल का है। और इसका कहां से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो फ्लोरिडा, अमेरिका से फाल्कन 9 रॉकेट से। भारतीय रेलवे ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में देश के पहले हाइड्रोजन चलित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो देश के पहले हाइड्रोजन चलित कोच का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहां किया गया? तो चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। स्विट्जरलैंड ने शिशुओं के लिए पहली मलेरिया की दवा को मंजूरी दे दी है। इस दवा का नाम क्या है? कार्टेम बेबी, या इसे हम रियामेट बेबी के नाम से जानेंगे। कार्टेम बेबी या रियामेट बेबी क्या है? तो ये शिशुओं के लिए पहली मलेरिया की दवा है, स्विट्जरलैंड ने जिसे मंजूरी दी है।
इन स्पेस ने हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजीज कंपनी को, ये नाम इंपॉर्टेंट है, अनंत टेक्नोलॉजीज कंपनी, जिसे भारत की पहली निजी सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी गई है। यह सेवा 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है। तो इन स्पेस ने हैदराबाद की में स्थित अनंत टेक्नोलॉजीज कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। इन स्पेस से जुड़ी हुई एक अन्य महत्वपूर्ण खबर है, इन स्पेस के द्वारा हाल ही में स्टार लिंक ये एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है इन दिनों, इनकी एक कंपनी है, स्पेस एक्स की एक सहायक कंपनी है, जिसका स्वामित्व किसके पास है? एलन मस्क के पास में। स्टार लिंक को भारत में सैटेलाइट सेवा प्रदान करने के लिए 5 वर्ष के लिए लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है। स्पेसएक्स की स्टारलिंक ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित एक उपग्रह समूह प्रणाली है। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित एक उपग्रह समूह प्रणाली है, जिसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक नेटवर्क कवरेज प्रदान करना। इन स्पेस की मंजूरी के बाद में स्टारलिंक को जब इन स्पेस ने मंजूरी दी, तो भारत की 2 दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां, जिसमें एक एयरटेल है, दूसरी जियो है, इन दोनों कंपनियों ने भारत में अपनी हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी भी की है। तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से बन सकता है। एडफाल्सीवैक्स ये भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन है। यह एक साइमेरिक रिकॉम्बिनेट वैक्सीन है। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के द्वारा विकसित किया गया है। याद रखिएगा, एडफाल्सीवैक्स ये भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन है। अब हम आगे देखेंगे डिफेंस सेक्टर में, जिसमें महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के साथ साथ डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई जो अन्य तकनीकें डेवलप की गई हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। समुद्री अभ्यास जामाता, जिसका आयोजन चेन्नई में हुआ है। भारत जापान के मध्य होने वाला ये समुद्री अभ्यास है जामाता, भारत जापान के मध्य आयोजित किया गया 7 से 12 जुलाई को। आयोजन हुआ कहाँ? तो चेन्नई तमिलनाडु में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसे। पहला स्वतंत्र विशेष बल अभ्यास टाइगर क्ला, ये उत्तर भारत के गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर चांदीनगर में किया गया। भारत और अमेरिकी वायुसेना के मध्य में टाइगर क्ला भारत और अमेरिकी वायुसेना के मध्य होने वाला विशेष बल अभ्यास है, जिसका पहली बार आयोजन किया गया। कहां पर? उत्तर भारत के गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास टेलिसमैन सेबर 2025, जिसका आयोजन सिडनी में हुआ है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने पहली बार इस द्विवार्षिक अभ्यास में भाग लिया है। टेलिसमैन सेबर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ ये, और भारत ने पहली बार इस द्विवार्षिक अभ्यास टेलिसमैन सेबर में हिस्सा लिया। सैन्य अभ्यास प्रचंड शक्ति, भारतीय सेना की राम डिवीजन ने मेरठ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया इसे, जिसका उद्देश्य है सेना की युद्ध क्षमताओं को आधुनिक तकनीक के साथ बढ़ाना। सैन्य अभ्यास प्रचंड शक्ति का उद्देश्य क्या है? सेना की युद्ध क्षमताओं को आधुनिक तकनीक के साथ बढ़ाना। सैन्य अभ्यास प्रचंड शक्ति को कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय सेना की राम डिवीजन ने मेरठ, जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है अदम्य क्या है? अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। आपको इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये किन चीजों से संबंधित है। आपसे पूछ लिया जाएगा अदम्ब, जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का तीव्र गश्ती पोत है। पहला तीव्र गति का गश्ती पोत है ये, फास्ट पेट्रोल वेसल, जो गोवा में भारतीय तटरक्षा बल में शामिल किया गया। पहला तीव्र गति का गश्ती पोत, जिसका नाम क्या है? अदम्य। इस गश्ती का डिजाइन और निर्माण किसने किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो अदम्य क्या है? अदम्य एक तीव्र गति का गश्ती पोत है, फास्ट पेट्रोल वेसल है, जिसे गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। नेक्स्ट है आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल है क्या? तो आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी के स्टेलेथ फ्रिगेट का 8वां जहाज है। तलवार श्रेणी के स्टेलेथ फ्रिगेट का 8वां जहाज है आईएनएस तमाल, जिसका जलावतरण रूस के कालिनग्राद स्थित यंतर शिपयार्ड में किया गया। और संभवतः ये भारतीय नौसेना में अंतिम विदेश निर्मित, रूस के द्वारा इस जहाज को बनाया गया है, अंतिम विदेश निर्मित युद्धपोत है जिसे शामिल किया गया है। क्यों अंतिम है? क्योंकि भारत अब स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के इन युद्ध पोत का निर्माण करेगा। ऐसे में भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी के स्टेलेथ फ्रिगेट का जो 8वां जहाज है, जिसे यंतर शिपयार्ड में जलावतरण किया गया, ये भारतीय नौसेना में अंतिम विदेशी निर्मित युद्धपोत होगा, आईएनएस तमाल।
समुद्र प्रचेत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित दो स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोतों में से ये अंतिम पोत होगा। तो समुद्र प्रचेत है क्या? तो समुद्र प्रचेत स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा दो स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाया जाना था, जिसका पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप था और हाल ही में अंतिम और दूसरे स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के जरिए लॉन्च कर दिया गया है। राइट, तो समुद्र प्रचेत क्या है? ये दूसरा स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या था? समुद्र प्रताप। और हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण पोत का भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? समुद्र प्रचेत। क्या नाम है इसका? समुद्र प्रचेत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आईएनएस निस्तार। विशाखापत्तनम में आईएनएस निस्तार ये पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डबिंग सपोर्ट पोत है जिसका जलावतरण किया गया। इस पोत को जटिल गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव कार्य के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। तो आईएनएस निस्तार क्या है? आईएनएस निस्तार स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एक डाइविंग सपोर्ट पोत है, एक डाइविंग सपोर्ट पोत है जिसका जलावतरण किया गया है विशाखापत्तनम में। इसका उद्देश्य क्या है? जटिल गहरे समुद्रों में गोताखोरी और बचाव कार्यों के लिए कार्य करना। निर्माण किया गया इस पोत का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है अस्त्र। ये डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के द्वारा उड़ीसा तट पर सुखोई 30 MK फर्स्ट प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो अस्त्र एक तरीके की मिसाइल है, एक तरीके की मिसाइल है जो हवा से हवा में वार करती है, जो हवा से हवा में मार करती है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के द्वारा उड़ीसा के तट पर सुखोई 30 MK फर्स्ट प्लेटफॉर्म के जरिए इस स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। जुलाई 2025 में उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो सतह से सतह मार करती है, जिसमें पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट डीआरडीओ के द्वारा निर्मित ये दोनों मिसाइलें हैं जिनका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से। ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अब इनकी हम लोग मारक क्षमता देख लेते हैं। पृथ्वी द्वितीय जिसकी मारक क्षमता है 250 से 300 किलोमीटर। यह मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम का पोलाइड ले जा सकती है। यह मिसाइल न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम है। वहीं अग्नि प्रथम की मारक क्षमता है 500 से 700 किलोमीटर। बाकी के फीचर्स पृथ्वी द्वितीय की तरह ही है। अग्नि फर्स्ट भी 500 से 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है और अग्नि प्रथम भी न्यूक्लियर हमला करने में ये सक्षम मिसाइल है। केवल मारक क्षमता दोनों की अलग अलग है। पृथ्वी द्वितीय मिसाइल की मारक क्षमता है 250 से 300 किलोमीटर और अग्नि फर्स्ट की मारक क्षमता है 500 से 700 किलोमीटर। और ज्यादातर आपके एग्जाम में मारक क्षमता मिसाइलों की पूछी जाती है। विस्तारित रेंज पनडुब्बी रोधी रॉकेट, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 23 जून से 7 जुलाई तक आईएनएस कावरती से, ये याद रखिएगा, आईएनएस कावरती से कुल 17 एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का विभिन्न रेंजों पर सफलतापूर्वक परीक्षण मूल्यांकन किया है। तो आईएनएस कावरती से कितने एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण मूल्यांकन किया गया है? तो 17। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट एक पूर्णतः स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट है जिसका उपयोग पनडुब्बी से लड़ने के लिए किया जाता है। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे ERASR, ऐसे ही नाम देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। ERASR ये है क्या? तो एक स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट है जिसका उपयोग पनडुब्बी से लड़ने के लिए किया जाता है। ERASR को डीआरडीओ के आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पुणे द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट भारतीय सेना और डीआरडीओ ने लद्दाख में उच्च ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया है। भारतीय सेना और डीआरडीओ ने कहां पर? लद्दाख में उच्च ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। और हाल ही में अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, इस तरीके के अभियान में आकाश प्राइम जैसी रक्षा प्रणालियों का बेहतर उपयोग आगे चलकर किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग प्रमुख योजनाओं को देखेंगे। कोलैब इंजन अभियान, ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया अभियान है।
यह एक ईवी रोड अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? देश भर में स्वच्छ और सतत यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना। यह अभियान मिशन लाइफ विजन से प्रेरित है। कोलैब इंजन अभियान सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की पहल है। एक ईवी रोड अभियान है जिसका उद्देश्य है स्वच्छ और सतत यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना। अगली पहल है तलाश पहल। तलाश पहल ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में सुधार लाना। पहल तलाश। जलवायु अनुकूलन गेहूं पहल ये घाना के द्वारा शुरू की गई। घाना जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल का एक देश है। भारत के अरिमा फर्म और CSIR कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से घाना के द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण पहल है जलवायु अनुकूलन गेहूं पहल। जय हिंद योजना जनजातीय इमर्सिव हॉलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट। ये जनजात जय हिंद योजना काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है किसके द्वारा शुरू की गई, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। जय हिंद योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों के स्कूली छात्रों को CUET की तैयारी कराई जाएगी। CUET की तैयारी कराई जाएगी। CUET की तैयारी कराए जाने के लिए जय हिंद योजना दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू की गई है। CUET ये जो परीक्षा है बेसिकली इंटर पास छात्रों के लिए आयोजित की जाती है ग्रेजुएट डिग्री में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट है विक्रम लॉक नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना। बिहार के CM नीतीश कुमार ने 4 जून 2025 को पटना में इस परियोजना का उद्घाटन किया। विक्रम लॉक नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना इंपॉर्टेंट है 71st BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। CM नीतीश कुमार ने विक्रम लॉक नहर बैंक सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया, आपसे पूछा जाएगा, तो पटना में। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना ये भी बिहार सरकार की योजना है। इस योजना के तहत राज्य के 50 वर्ष से अधिक आयु वाले कलाकारों जिन्होंने किसी रजिस्टर्ड बैनर के साथ कम से कम 10 वर्षों तक काम किया है, इन्हें अब 300 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना है कलाकारों के लिए कलाकार पेंशन योजना। ऐसे कलाकार जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो गई है और उन कलाकारों ने अगर 10 वर्षों तक कम से कम किसी रजिस्टर्ड बैनर के साथ काम किया है तो अब उन्हें 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी बिहार सरकार के द्वारा। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। बहुत महत्वपूर्ण है। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गुजरात। इस परियोजना का उद्देश्य है आदिवासी समुदाय में पाई जाने वाली बीमारियों को समझना और फिर उनका बेहतर इलाज करना। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना गुजरात ने शुरू किया। महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह देख लेते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 6 से 7 जुलाई तक रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। 6 से 7 जुलाई 2025 तक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में PM मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राजील में। ब्राजील के किस शहर में? तो रियो डी जेनेरियो में। भारत 18वें ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगी, यानी नेक्स्ट ब्रिक्स अब कहाँ होगा? भारत में होगा 2026 में। इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। COP33 जिसका आयोजन 2028 में होगा, इसकी मेजबानी के लिए इस सम्मेलन के दौरान भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया गया। तो COP33 जिसका आयोजन 2028 में होना है, इसकी मेजबानी के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया गया 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बनाने की भारत की पहल पर भी सहमति व्यक्त की गई शिखर सम्मेलन में। बिग कैट अलायंस को हमने जून मंथ के करंट अफेयर्स में डिटेल में कवर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के संबंध में, जो करंट अफेयर्स हमने आपको बताया था। तो जिन बच्चों ने जून मंथ का करंट अफेयर्स देखा होगा वो बच्चे इसके बारे में रिकॉल कर पा रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जिसे भारत के द्वारा शुरू किया गया और इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक रूप से स्वीकृति मिल गई है। PM मोदी ने कहा कि भारत पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा करने वाला भारत जो है वो पहला देश था। PM मोदी ने क्या स्टेटमेंट दिया है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कि भारत पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा करने वाला पहला देश था। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में पहलगाम हमले को अपराध और किसी भी रूप में अक्षम्य करार दिया गया। रियो डी जेनेरियो में जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी थीम क्या रही है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समावेशी एवं टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना। समावेशी एवं टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की थीम थी। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में भारत में किया जाएगा।
5 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में ही कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने। न्यू डेवलपमेंट आप जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट के बारे में आप जानते हैं कि इसे छठवें ब्रिक्स सम्मेलन जो 2014 में फार्टोलोजा ब्राजील में हुआ था, इस सम्मेलन के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। और हाल ही में 5 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में ही कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ये दो कंट्रियां हैं जिन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में मान्यता दे दी गई है। इस तरह अब न्यू डेवलप बैंक के वर्तमान में कितने सदस्य हो गए हैं, तो 11 सदस्य। ये संख्या भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जुलाई 2025 में किन दो देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्यता प्राप्त की है, तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स जिसे ब्रिक के नाम से स्टैब्लिश किया गया था 2006 में, जिसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था रूस में। और जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक का सदस्य बना तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ब्रिक्स एक्चुअली ये कंट्री के फर्स्ट लेटर के नाम है। ब्रिक जो संस्थापक देश है, ब्रिक्स में बी फॉर ब्राजील था, आर फॉर रसिया था, ई फॉर इंडिया यानी भारत था, सी फॉर चाइना था, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ा, साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। वर्तमान में ब्रिक्स में भी 11 सदस्य हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, यूथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला 11वां देश है। ब्रिक्स में शामिल होने वाला 11वां देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। ब्रिक्स के द्वारा स्टैब्लिश ब्रिक्स बैंक, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी जानते हैं, इसमें भी टोटल 11 सदस्य हैं। और ब्रिक्स में भी वर्तमान में देखेंगे तो 11 सदस्य हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक में जुड़ने वाले जो हाल ही में अंतिम दो कंट्रियां हैं, 10वीं और 11वीं, उनके नाम है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। 11वां ब्रिक्स मेंबर कौन सा बना? तो इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स वैश्विक आबादी का लगभग 43% एवं जीडीपी का 30% का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरीके के स्टेटमेंट बना के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे G20 का जब आयोजन भारत में किया गया था तो इस तरीके से स्टेटमेंट बना के बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। तो ब्रिक्स के बारे में भी आपको याद रखना चाहिए कि ब्रिक्स वैश्विक आबादी का लगभग 43% और जीडीपी का लगभग 30% का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की 22वीं बैठक हुई है कहाँ? किंगदाओ, चीन में। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ये रक्षा मंत्रियों की जो द्विपक्षीय वार्ता है, बेसिकली 2020 के बाद ये भारत चीन के रक्षा मंत्रियों के मध्य होने वाली पहली मंत्री स्तरीय वार्ता है। भारत चीन जब गलवान घाटी में दोनों देशों के मध्य झड़प हुई थी, उसके बाद ये भारत चीन के मध्य होने वाली पहली मंत्री स्तरीय वार्ता है। 23वीं बैठक 2026 में किर्गिस्तान में की जाएगी। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की 22वीं बैठक कहाँ हुई है? तो किंगदाओ, चीन में। इस बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन का दौरा किया था और चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की थी। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की अब 23वीं बैठक 2026 में कहाँ होगी? किर्गिस्तान में। संघाई सहयोग संगठन के बारे में जान लेते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी जून 2001 में। संघाई चीन में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग, चीन में है। कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। एससीओ के वर्तमान सदस्य कितने हैं? 10 हैं। 10वां सदस्य कौन बना था? बेलारूस। 9वां सदस्य था ईरान। कुल सदस्य देख लेते हैं तो 5 संस्थापक सदस्य थे, इसलिए जब एससीओ को एस्टेब्लिश किया गया तो इसे संघाई 5 के नाम से भी जाना जाता था। 5 संस्थापक सदस्यों में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस, जो पहले 5 कंट्रियां लिखी हुई हैं, ये 5 संस्थापक देश हैं। उसके बाद इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा। एससीओ में जब उज्बेकिस्तान 6वें सदस्य देश के रूप में जुड़ा, तब संघाई 5 नाम जो है एससीओ के रूप में कन्वर्ट हुआ। उज्बेकिस्तान के बाद में 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ का सदस्य बना, फिर ईरान और हाल ही में बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य बना। तो एससीओ के वर्तमान में कुल 10 सदस्य हैं। एससीओ 2025 की थीम आपको याद रखनी है, संघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान एससीओ। संघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान एससीओ, एससीओ 2025 की ये थीम है। नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 15 जुलाई को होने वाली एससीओ की विदेश मंत्री की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। 14 से 15 जुलाई तक उन्होंने चीन की यात्रा पर रहे। 14 जुलाई को चीन में चीनी उपराष्ट्रपति हान जोंग से मुलाकात की और फिर उसके नेक्स्ट दिन 15 जुलाई को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान भारत और चीन के बीच संबंधों को निरंतर सामान्य बनाए रखने का आह्वान किया गया। एस जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की पुनर्बहाली जो 6 वर्ष बाद की है, उसकी सराहना की गई है, आप जानते हैं।
कैलाश मानसरोवर यात्रा की पुनर्बहाली 6 वर्ष के बाद की गई है। ज्ञात है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2020 के सैन्य गतिरोध के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन की ये पहली यात्रा है। एस जयशंकर प्रसाद ने इससे पहले 2020 में चीन की यात्रा की थी और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एलएसी पर 2020 के सैन्य गतिरोध के बाद फिर ये एस जयशंकर प्रसाद एज अ फॉरेन मिनिस्टर के रूप में ये चीन की पहली यात्रा है 2020 के बाद। एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई कहाँ है तो तियानजिन चीन में। रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन के किंगदाओ में हुई है और एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक तियानजिंग में हुई है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक कहाँ हुई है तो रांची झारखंड में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक ये रांची झारखंड में हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक ये डेट याद रखनी है, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त किए जाने की घोषणा की है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक के दौरान जो रांची झारखंड में आयोजित की गई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है तो कोलकाता में। कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है। क्षेत्रीय परिषद को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्टैब्लिश किया गया था। 1956 के तहत स्टैब्लिश किया गया था। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसकी अध्यक्षता सामान्यतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो रांची झारखंड में है उसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है और इसी बैठक के दौरान 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त किए जाने की घोषणा गृह मंत्री जी ने की है। याद रखिएगा, सारी बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी की अर्जेंटीना यात्रा देख लेते हैं। 4 से 5 जुलाई तक इन्होंने अर्जेंटीना की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को ब्यूनस आयर्स में विशेष सम्मान की टू द सिटी से सम्मानित किया गया। की टू द सिटी से सम्मानित किया गया ब्यूनस आयर्स के विशेष सम्मान से अर्जेंटीना की यात्रा के दौरान जो 4 से 5 जुलाई तक की थी प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम मोदी की नामीबिया यात्रा देख लेते हैं। 9 जुलाई 2025 को पीएम मोदी जी ने नामीबिया की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस, ये नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो पीएम मोदी को नामीबिया की यात्रा के दौरान दिया गया है। पूर्वी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों की 5वीं बैठक 24 जून 2025 को हुई। इस बैठक में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि बिहार भारत के उन पहले 6 राज्यों में शामिल होगा जिन्हें देश के नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिल जाएगा। परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में हमने फरवरी करंट अफेयर्स पे डिस्कस किया था। नए परमाणु ऊर्जा मिशन को बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है और जब बजट पढ़ेंगे तब भी इसे हम देख लेंगे। अभी के लिए आप फिलहाल उतना याद रखिए कि पूर्वी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों की जो बैठक हुई है, इस बैठक में केंद्रीय विद्युत मंत्री ने घोषणा की है कि बिहार भारत के उन 6 राज्यों में शामिल होगा जिन्हें देश के नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलेगा। बिहार में ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत, तो ये रजौली नवादा में बिहार के पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले विद्यार्थी। तंबाकू नियंत्रण पर विश्व सम्मेलन 2025 जो डबलिन आयरलैंड में हुआ। इस सम्मेलन में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तंबाकू नियंत्रण पर विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ? डबलिन में। मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने की रणनीतियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर, कहाँ है ये? राजस्थान में है। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुष्क वन अनुसंधान कहाँ है, तो ये जोधपुर राजस्थान में है। और यहीं पर हाल ही में मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने की रणनीतियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ गुरुग्राम हरियाणा में। उद्घाटन इसका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट के रूप में उभरकर सामने आया। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ और इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट के रूप में उभरकर सामने आया।
पहला भारतीय रूसी युवा फोरम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। पहला भारतीय रूसी युवा फोरम का आयोजन नई दिल्ली में। पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता, ये चेन्नई तमिलनाडु में। 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में आयोजित हुई वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। आप जानते हैं क्वाड में 4 मेंबर कंट्रियां हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। महत्वपूर्ण है ये। 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने किया। इस बैठक में क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव के शुभारंभ की घोषणा की गई। भारत समुद्री निवेश सम्मेलन, ये लंदन में हुआ। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल, ये लेह लद्दाख में। इंडिया मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन अबू धाबी में हुआ। अब हम लोग प्रमुख रिपोर्ट सूचकांक देखेंगे, जिसमें पहला और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंडेक्स है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीट्स के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष देश देखेंगे तो उसमें पहला स्थान आयरलैंड को, पहला स्थान आइसलैंड को है, दूसरा आयरलैंड है, तीसरा न्यूजीलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष देशों में पहला स्थान आइसलैंड, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है न्यूजीलैंड। तो आइसलैंड और आयरलैंड में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला है आइसलैंड, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है न्यूजीलैंड। भारत को वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 115वां स्थान मिला है। 2024 में 116वां स्थान था। तो एक अंक का यहाँ पर भारत में सुधार देखने को मिला है वैश्विक शांति सूचकांक में। अंतिम नंबर पर है रसिया अंतिम 163वीं स्थान पर है वैश्विक शांति सूचकांक में। राइट, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, कॉन्टिनेंटल वाइज देखेंगे अगर वैश्विक शांति सूचकांक के मामले में, तो सबसे शांत जो महाद्वीप है वो है यूरोपीय महाद्वीप। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। इसमें शीर्ष स्थान पर अमेरिका है, और दूसरे स्थान पर चाइना है, और तीसरे पर भारत है। भारत में कुल 64 यूनिकॉर्न है। 64 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक यूनिकॉर्न अमेरिका में है और फिर उसके बाद चाइना में है। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर भारत। भारत में कुल यूनिकॉर्न कितने हो गए हैं? 64। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, बस आपको इतना रखना है याद। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। पहली टाइम 100 क्रिएटर्स की सूची आई, ये टाइम पत्रिका के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें भारतीय यूट्यूबर अभिनेत्री प्राजक्ता कोली को शामिल किया गया है। सूची में शामिल होने वाली ये एकमात्र भारतीय है। पहली टाइम 100 क्रिएटर सूची में एकमात्र भारतीय जिन्होंने इस सूची में जगह बनाई है, उनका नाम है प्राजक्ता कोली। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24, जिसे जुलाई 2025 के मंथ में जारी किया गया। इसे नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से जारी किया जाता है। महत्वपूर्ण है ये। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से जारी किया जाता है। हनाहथियाल मिजोरम में पड़ता है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना, मिजोरम का हनाथियाल। बस आपको ये इतना याद रखना है, मिजोरम का हनाथियाल पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से। नेक्स्ट है प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25, ये जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में केरल। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता पार्क रहा है संयुक्त रूप से एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। ये संयुक्त रूप से शीर्ष प्रदर्शनकर्ता पार्क रहे हैं प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में, और शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है केरल। भारतीय रिजर्व बैंक की रेमिटेंस रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय प्रवासियों के द्वारा भारत में भेजी गई राशि 135.46 बिलियन डॉलर थी। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 14% की यह वृद्धि दर्शाता है। शीर्ष रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों में भारत पहले स्थान पर है, और भारत पहला वह देश है जो 100 बिलियन डॉलर से अधिक रेमिटेंस प्राप्त कर चुका है। दूसरे स्थान पर मैक्सिको है, तीसरे पर चीन है। तो भारत विश्व का सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। 2024-25 में रिजर्व बैंक की रेमिटेंस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रवासियों के द्वारा भारत में भेजी गई रेमिटेंस कितनी है? 135.6 बिलियन डॉलर।
विश्व बैंक के अनुसार देखें तो भारत ने 2024 में कुल वैश्विक विप्रेषण का यानी रेमिटेंस का 14.3% प्राप्त किया था, जो सर्वाधिक है। यानी वैश्विक स्तर पर जितना रेमिटेंस होता है उसका 14.3% केवल भारत ने प्राप्त किया था, जो सर्वाधिक है। भारत को सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त हुआ 2023-24 में, तो उसमें पहले स्थान पर यूएसए है, यानी भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस यूएसए से, फिर उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से, फिर यूनाइटेड किंगडम से, और देन संयुक्त अरब और सिंगापुर से। तो अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछ लिया जाए कि भारत सर्वाधिक रेमिटेंस कहाँ से प्राप्त करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, और दूसरे स्थान पर है संयुक्त अरब अमीरात। शीर्ष राज्य रेमिटेंस प्राप्त करता। अब भारत के राज्यों में देखेंगे तो सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करता वाले राज्यों में पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक रेमिटेंस कौन सा राज्य प्राप्त करता है? महाराष्ट्र। दूसरे पर केरल है, तीसरे पर तमिलनाडु है। ये सारे डेटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 तक देखेंगे तो 171 बिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले, जिससे अत्यधिक गरीबी दर 16.2% से घटकर अब मात्र 2.3% हो गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और असमानता संक्षिप्त रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 तक कुल 171 बिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले, जिससे अत्यधिक गरीबी दर जो 2011-12 में 16.2% थी, वो 2022-23 में घटकर मात्र 2.3% हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर चौथा, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। और इसकी समानता के पीछे का कारण क्या है? समानता के पीछे का कारण है अत्यधिक गरीबी की दर में आप देख रहे हैं भारी मात्रा में कमी आई है, जिसके चलते भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। ये रिपोर्ट विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा दिया जा रहा है। भारत का उपभोग आधारित गिनी सूचकांक इस रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में 28.8 से घटकर 2022-23 में 25.5 हो गया है। गिनी सूचकांक आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स के नोट्स में हमने इसको मेंशन किया है, क्लास में भी डिटेल में समझाया था। गिनी सूचकांक ये आय और असमानता के बीच ग्राफ को इंडिकेट करता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उस देश में समानता भी बढ़ती है, और आय जब लोगों की कम होती जाती है तो वहां पर असमानता बढ़ जाती है। एक कर्व बनता है आय और असमानता का गिनी सूचकांक में। तो लोग गरीबी से बाहर निकले, जिसकी वजह से गिनी सूचकांक में भी कमी आई है। 2011-12 में 28.8 था, ये घटकर अब 2022-23 में 25.5 हो गया है, जो आय असमानता में कमी को दिखाता है। मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है। डाटा जारी किया गया है केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में 2013-14 की तुलना में 2024-25 में मछली उत्पादन में 103% की वृद्धि हुई। भारत मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, चीन के बाद। भारत में कुल मछली उत्पादन देखेंगे तो लगभग 70% का योगदान केवल अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र का होता है, यानी तालाबों में, पोखरों में, झीलों में जो मछली पाली जाती है। इनलैंड मत्स्य पालन जो होता है, कुल मछली पालन में देखेंगे तो 70% से अधिक का योगदान है भारत के कुल मछली उत्पादन में। कुल मत्स्य उत्पादन और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन दोनों के मामले में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान आता है। तो मछली उत्पादन के संबंध में सारे डेटा आपको पता होने चाहिए। 2013-14 की तुलना में 2024-25 में मछली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 103% की। वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में जो मछली उत्पादन होता है उसका कुल 70% से अधिक का योगदान अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र से आता है। कुल मत्स्य उत्पादन या फिर अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन दोनों में ही आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल आता है। भारत जलीय कृषि यानी एक्वाकल्चर में भी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के संबंध में आप याद रखिए, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात गंतव्य है 60.17 की हिस्सेदारी के साथ। हाल ही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के पहली तिमाही के आंकड़े आए हैं, जिसके तहत 47% बढ़कर ये 12.41 अरब डॉलर हो गया है। और भारत का सबसे अधिक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात गंतव्य देश देखेंगे तो अमेरिका है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कुल हिस्सेदारी देखेंगे तो 60.17 की हिस्सेदारी है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की है, फिर चीन की है, देन नीदरलैंड और जर्मनी। तो 60% से अधिक भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो अमेरिका को निर्यात होता है। अनुमान है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2026 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता देश भी है, इस बात को भी याद रखना है। भारत आज जो भारत में जो भी मोबाइल बिकते हैं उसमें 99.2% मोबाइल फ़ोन भारत में ही निर्मित होते हैं, यानी भारत में बिकने वाले मोबाइल फ़ोनों का 99.2% मोबाइल भारत में ही निर्मित होता है। मोबाइल विनिर्माता देशों में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, चीन के बाद में। अब हम लोग खेल कूद सेक्शन में आ जाते हैं। विंबलडन टेनिस 2025 का आयोजन विंबलडन में हुआ है। पुरुष एकल और महिला एकल विजेता आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुरुष एकल विजेता रहे हैं सैनिक सिनर, जो इटली से बिलोंग करते हैं, कार्लोस अल्काराज को हराकर। कार्लोस अल्काराज जो स्पेन से बिलोंग करती हैं, ये उप विजेता रही हैं पुरुष एकल विंबलडन टेनिस 2025 की, और विजेता रहे हैं जैनिक सिनर जो इटली के हैं। महिला एकल में देख लीजिए, विजेता रही हैं इगा स्वेटक जो पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। उप विजेता रही हैं अनांडा अनिसीमोवा, ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं जो महिला एकल विंबलडन टेनिस में उप विजेता रही हैं। तो पुरुष एकल और महिला एकल ये आपको याद रखने हैं। विंबलडन टेनिस 2025 में विजेता जैनिक सिनर इटली से है, उप विजेता कार्लोस अल्काराज स्पेन से, महिला एकल में विजेता इगा स्वेटक पोलैंड से, और उप विजेता अमांडा अनसीमोवा जो अमेरिका से हैं। फीफा क्लब विश्व कप 2025 जिसका आयोजन न्यू जर्सी अमेरिका में हुआ। पहली बार 6 महाद्वीपों के 32 फुटबॉल क्लबों ने इसमें हिस्सा लिया था। फीफा क्लब विश्व कप 2025 की विजेता रही है चेल्सी, और उप विजेता रही है पेरिस सेंट जर्मन। तो चेल्सी ने पेरिस जेट जर्मन को हराकर फीफा क्लब विश्व कप 2025 की प्रतियोगिता जीत ली है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यू जर्सी अमेरिका में। पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप पुरुष महिला 2025 की प्रतियोगिता का आयोजन चेन्नई में हुआ। पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक हॉकी तमिलनाडु ने जीता, और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक हॉकी उड़ीसा ने जीता। आईएसएसएफ विश्व कप राइफल पिस्टल 2025 जिसका आयोजन हुआ है म्यूनिख जर्मनी में। इसमें पदक विजेता देख लेते हैं। तो आईएसएसएफ विश्व कप राइफल पिस्टल 2025 में चीन पहले स्थान पर रहा, नॉर्वे दूसरे पर, और तीसरे पर रहा है भारत। भारत ने कुल 4 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण थे, 2 कांस्य पदक थे। स्वर्ण पदक विजेता भारतीय देख लेते हैं। तो स्वर्ण पदक विजेता भारतीय में रही हैं सुरुचि सिंह, ये महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अर्जुन बबूता और आर्य बोरसे इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल्स मिश्रित टीम में स्वर्ण पुरस्कार जीता है विश्व कप राइफल पिस्टल 2025 की प्रतियोगिता में। कांस्य पदक विजेता भारतीय देख लेते हैं। तो उसमें एला वेनिल वलारिवन, ये महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सिप्ट कौर सामरा, इन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, माफ कीजिए। तो 2 कांस्य पदक और 2 स्वर्ण पदक आए हैं विश्व कप राइफल पिस्टल 2025 की प्रतियोगिता में। कुल मिलाकर भारत को 4 पदक मिले हैं, और इन 4 पदक के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ललित कुमार उपाध्याय जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया। एफआईडीई विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक। तो फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और ये पहली बार होगा जब विश्व पैरा एथलेटिक्स की मेजबानी भारत करेगा। पहली बार भारत विश्व पैरा एथलेटिक्स की मेजबानी करेगा, और इसकी मेजबानी का आयोजन कहाँ हो रहा है भारत में? तो नई दिल्ली में। शुभांकर इसका जारी कर दी गया है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, विराज जो एक हाथी है। नेक्स्ट है विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स 2029 का आयोजन, ये गुजरात के 3 स्थानों पर होगा, अहमदाबाद, गांधीनगर, एकता नगर। आपको मोस्टली याद रखना है कि विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स 2029 का आयोजन कहाँ होगा? तो गुजरात में। और भारत विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश होगा। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का आयोजन 21 से 23 अगस्त तक होगा डल झील श्रीनगर में। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का आयोजन कहाँ होगा? डल झील श्रीनगर में, राइट। निशानेबाज विश्व कप 2027 का आयोजन ये भी भारत में आयोजित किया जाएगा। अब हम लोग विविध सेक्शन को देख लेते हैं। हाल ही में हैली धूमकेतु का पहला भारतीय अभिलेखीय संदर्भ 15वीं सदी का है, ये ताम्र शिलालेख में पाया गया जो विजयनगर काल का है, और श्री सैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में संरक्षित है। इंपॉर्टेंट है, हैली धूमकेतु का पहला भारतीय अभिलेखीय संदर्भ कहाँ मिला है? तो श्री सैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में। ये विजयनगर काल का है, 1456 का, जो एक ताम्र शिलालेख में पाया गया
हैली धूमकेतु का पहला भारतीय अभिलेखीय संदर्भ। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अब डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो केरल का है, भारत के पहले तितली अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया है। यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल का है, इसे भारत के पहले तितली अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के पहले तितली अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। 3 जुलाई 2025 को रूस ने अफगानिस्तान के नए राजदूत के परिचय पत्र को स्वीकार किया और इसकी स्वीकृति के साथ ही रूस अफगानिस्तान में तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। राइट, अफगानिस्तान में तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? रसिया। केंद्र सरकार ने पहली बार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए खर्च सीमा चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए कुल वार्षिक आवंटन 60% तक की सीमा निर्धारित कर दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, मनरेगा के लिए पहली छमाही के लिए कुल वार्षिक आवंटन 60% तक की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इस तरह देखें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में मनरेगा के लिए जो राशि आवंटित की गई है 86,000 करोड़ रुपए, तो इसकी पहली छमाही में 60% लगभग कितना हो जाएगा 86,000 का, तो 51,600 करोड़ रुपए, 51,600 करोड़ रुपए तक खर्च किया जा सकता है। पहले मनरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम के रूप में संचालित होता था। ये पहली बार है जब मनरेगा की खर्च सीमा को जो है एक टाइम पीरियड में जो है निर्धारित कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए कुल वार्षिक आवंटन 60% तक की सीमा निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में पहली छमाही में 86,000 करोड़ में से अब 60% यानी 51,600 करोड़ रुपए खर्च किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दे दी। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 ये खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। इसका उद्देश्य क्या है? नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का उद्देश्य क्या है? ओलंपिक खेल जो 2036 में होंगे इनकी प्रभावी तैयारी कराना। ओलंपिक खेलों 2036 की प्रभावी तैयारी कराना। 25 जून 2025 को अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत मिशन के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। अमृत मिशन को 25 जून 2015 को जारी शुरू किया गया था। अब इसके 2025 में 25 जून 2025 को 10 वर्ष पूरे हुए। इस मिशन का नोडल मंत्रालय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। मिशन में 500 चयनित शहर और कस्बे शामिल हैं, जिसका उद्देश्य जल आपूर्ति, सीवरेज, हरित स्थानों और शहरी गतिशीलता के माध्यम से शहरी जीवन स्तर में सुधार करना। अमृत 2.0 भी शुरू किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को। यह सभी शहरी स्थानीय निकायों को कवर करता है। इसका प्रमुख लक्ष्य 500 अमृत शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज व सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना। तो अमृत मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया, जिसके 10 वर्ष अब पूरे हुए। 25 जून 2025 को अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। बाकी इसके फीचर्स क्या है, एम्स क्या है इसका, वो सारी बातें हमने बता दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? निजामाबाद तेलंगाना में। और इसका हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इंडिया पोस्ट देश का पहला लॉजिस्टिक नेटवर्क बन गया है। देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क बन गया है इंडिया पोस्ट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो 12 किलोमीटर है, इस पर भारत के सबसे लंबे प्लस ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया। 1.2 किलोमीटर ये लंबा होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मार्ग के संबंध में एक बात और आपको याद रखनी है कि यह मार्ग रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरेगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इस एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे लंबे पशु ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया। पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक के लिए यानी 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। पाकिस्तान 2025-26 के लिए यूएनएससी का निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। यूएनएससी के चार्टर के अनुसार यूएनएससी के सदस्यों के बीच हर महीने अध्यक्षता का रोटेशन होता रहता है। ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में 1 से 31 जुलाई 2025 तक के लिए यूएनएससी के अध्यक्ष का कार्यभार मिला था पाकिस्तान को। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिंगना जो आगरा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के संबंध में याद रखिएगा, ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो सिंगना आगरा में। सिंगना आगरा में
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। 27 जून 2025 को भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इसमें एक बात याद रखना है कि नावा सेवा बंदरगाह को छोड़ दिया गया। इसमें नावा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है, इस बंदरगाह को छोड़कर भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है, जो 27 जून 2025 से प्रभावी हुआ। फिनलैंड से आयातित फिनिश देवदार की लकड़ी से भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल्का पंजाब में बनाया गया। तो फाजिल्का पंजाब में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है फिनलैंड से आयातित फिनिश देवदार की लकड़ी से। नेक्स्ट है, भारत अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति के तहत आपातकालीन भंडार को 90 दिन के स्तर तक बढ़ाने के लिए 3 अतिरिक्त स्थानों में पेट्रोलियम भंडार विस्तार करने की योजना बना रहा है। ये 3 अतिरिक्त विस्तार आपको याद रखने हैं। एक है बीकानेर, दूसरा है मंगलुरु, तीसरा है बीना। बीकानेर जो राजस्थान में है, मंगलुरु जो कर्नाटक में, बीना जो मध्य प्रदेश में। बीकानेर, मंगलोर और बीना में पेट्रोलियम भंडार विस्तार करने की योजना भारत बना रहा है अपनी आपातकालीन भंडारण को 90 दिन के स्तर तक बढ़ाने के लिए, ताकि भारत अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखे। हाल ही में गूगल के द्वारा हैदराबाद में एशियाई प्रशांत क्षेत्र का पहला एवं वैश्विक स्तर पर चौथा गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र शुरू किया गया। हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला एवं वैश्विक स्तर पर चौथा गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र शुरू किया गया है। जून 2025 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में सामान्य तौर पर पढ़ाए जाने की अधिसूचना जारी की। इससे पहले अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हिंदी को राज्य की तीसरी अनिवार्य भाषा के तौर पर पढ़ाए जाने के तौर पर मंजूरी दी थी, लेकिन आप जानते हैं काफी विवाद हुआ और उस विवाद के बाद अब जून 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने अनिवार्य तौर पर पढ़ाए जाने की जगह पे सामान्य तौर पर पढ़ाए जाने की अधिसूचना जारी की है। स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में, पहली भाषा के रूप में मराठी, फिर अंग्रेजी और तीसरी भाषा के रूप में सामान्य तौर पर पढ़ाए जाने की अधिसूचना जारी की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जून 2025 मंथ में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून उत्तराखंड में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति तपोवन, राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देहरादून उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया इनका। हाल ही में इफ्को के द्वारा घोषणा की गई कि ब्राजील में वह अपना स्वयं का विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। तो इफ्को के द्वारा ब्राजील में अपना विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया गया। तो भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी समुद्री क्षेत्र की कौन सी है? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया। नेक्स्ट है 23 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, ये 71 बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह बिदीपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पटना से राघोपुर, ये आपको याद रखना है, पटना से राघोपुर की संपर्कता का लोकार्पण किया। ये भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज है, भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज है। हाल ही में अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड ने कच्छ गुजरात में भारत के पहले ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट के सफल संचालन की घोषणा की है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट के सफल संचालन की घोषणा अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा कर दी गई है। इसे कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? तो गुजरात के कच्छ में, कच्छ गुजरात में भारत के पहले ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट के सफल संचालन की घोषणा कर दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये जो प्लांट है, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है, ये 100% हरित सौर ऊर्जा से संचालित है और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से एकीकृत भी है। 1 जुलाई 2025 को थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंग टार्न शिवनात्रा को निलंबित कर दिया है। थाईलैंड की अदालत ने प्रधानमंत्री पैतोंग टार्न शिवनात्रा को निलंबित कर दिया है। उसका कारण क्या है? इसका कारण है कि शिवनात्रा द्वारा कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ एक वार्ता हुई थी। ये वार्ता जो हुई थी फोन पर, ये बाहर लीक हो गई थी। इस वार्ता में उन्होंने एक थाई सैन्य जनरल को विरोधी कहा था। एक थाई सैन्य जनरल जो सीमा की सुरक्षा कर रहा था, उसे विरोधी कहा था। ऐसे में फिर पीएम पैंतोंग टार्न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसको लेकर फिर बाद में देखा गया कि थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने पैतोंग टार्न शिवनात्रा को निलंबित कर दिया है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जुलाई 2025 को थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने
पीएम पैतोंग टान सिवनात्रा को निलंबित कर दिया। उसका कारण क्या था? तो कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ सिवनात्रा के द्वारा हुई फोन कॉल की घटना का लीक होना, राइट, घटना का लीक होना, बाहर निकलना इसका कारण था। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जुलाई 2025 मंथ में किस देश के प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया गया है? तो वो भी आपको याद रखना है। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंग टान सिवनात्रा को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित एक नोट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेज भुगतान करने वाला देश बन गया है। यूपीआई के व्यापक उपयोग के कारण ये उपलब्धि भारत ने हासिल कर ली है। आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित एक नोट के अनुसार अब भारत दुनिया में सबसे तेज भुगतान करने वाला देश बन गया। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था देखेंगे तो 165.7 बिलियन डॉलर की है। इसे अब 2030 तक 300 बिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जैव अर्थव्यवस्था, भारत की जैव अर्थव्यवस्था को 2030 तक 300 बिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था कितनी है? तो 165.7 बिलियन डॉलर। एथेनॉल सम्मिश्रण के बारे में जान लीजिए। 2024 में ये 15% हो गया है। अब इसे 2025 तक 20% करने का लक्ष्य रखा गया। हाल ही में यूरोपीय संघ परिषद ने बुल्गारिया को 1 जनवरी 2026 से यूरो अपनाने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। तो यूरोपीय संघ परिषद के द्वारा किस यूरोपियन कंट्री को यूरो अपनाने को मंजूरी दे दी गई है? तो बुल्गारिया को। बुल्गारिया अब 1 जनवरी 2026 से यूरो करेंसी को अपना लेगा और यूरो करेंसी अपनाने वाला बुल्गारिया देखेंगे तो ये 21वां देश बन गया है। 21वां देश होगा बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला। 19 जुलाई 2025 को अमेरिका ने पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम टीआरएफ कहेंगे, इसको विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका के द्वारा जुलाई 2025 में पहलगाम हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा के प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आनंद, गुजरात में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन का शिलान्यास किया। तो एक तो आपको यही याद रखना है कि त्रिभुवन है क्या? तो त्रिभुवन देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का सहकारी विश्वविद्यालय है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ किया गया है? आनंद, गुजरात में। 1 जुलाई 2025 को डिजिटल इंडिया मिशन के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 जो आई थी, उसके अनुसार भारत अब अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। भारत अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का 2022-23 में भारत की जीडीपी में देखेंगे तो 11.74 का योगदान था। 2024-25 में ये 13.42 होने का अनुमान है। भारत नेट परियोजना के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसे शुरू किया गया था 2011 में। हालांकि जब इसे शुरू किया गया था तो इसका नाम था राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। फिर 2015 में इसका नाम पड़ गया था भारत नेट। भारत नेट परियोजना के तहत मार्च 2025 तक 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। भारत नेट परियोजना का टारगेट क्या है? देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को बैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, जिसमें से 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। मार्च 2025 तक का ये डेटा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सुर्खियों में रहा हुदैदाह बंदरगाह। ये लाल सागर तट पर स्थित यमन का प्रमुख बंदरगाह है। हुदैदाह बंदरगाह लाल सागर तट पर स्थित यमन का बंदरगाह है, जो हाल ही में सुर्खियों में रहा था। हाल ही में याकतेन गांव, जो सिक्किम का गांव है, याकतेन गांव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आधिकारिक तौर पर भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। भारत का पहला घुमंतू गांव, डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है सिक्किम के याकतेन गांव को। जुलाई 2025 में यूनाइटेड किंगडम ने मतदान की उम्र सीमा को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया है। तो जुलाई 2025 में कौन सा देश है जिसने मतदान की उम्र सीमा को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया है? तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। 5 जुलाई 2025 को एलन मस्क ने अमेरिका में अमेरिकी पार्टी नामक एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी है। तो एलन मस्क के द्वारा अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएगी, जिसका नाम क्या है? अमेरिकी पार्टी। इसका उद्देश्य क्या है? रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के प्रभुत्व वाली 2 दलीय प्रणाली को चुनौती देना। अब देखना होगा कि ये जो तीसरी नई पार्टी अमेरिका में बनी है, ये कितनी सफल हो पाती है। एलन मस्क ने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी स्टैब्लिश की, जिसका नाम क्या है? अमेरिकी पार्टी। हाल ही में सुर्खियों में रहा ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम। काफी इंपॉर्टेंट है, ये अखबार की सुर्खियों में लगातार देखा गया पिछले महीने। ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम ये ब्लू नील नदी पर निर्मित है, ये आपको पता होना चाहिए। जुलाई 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो भीम यूपीआई को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला कैरिबियन क्षेत्र का पहला और विश्व का 8वां देश बन गया है।
तो कैरिबियन रीजन का पहला देश बन चुका है भीम यूपीआई को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला। देश का नाम क्या है? त्रिनिदाद एवं टोबैगो। ओवरऑल देखेंगे तो विश्व का 8वां देश हो गया है भीम यूपीआई को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला त्रिनिदाद एवं टोबैगो। हाल ही में सुर्खियों में रहा करनाक ब्रिज, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है सिंदूर ब्रिज। ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। जुलाई 2025 में विश्व धरोहर समिति की 47वीं बैठक पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई और इस बैठक में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला ये भारत का 44वां स्थल बन गया है मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य में 17वीं और 19वीं सदी के मध्य मराठा शासकों द्वारा निर्मित 12 किले शामिल है। मुख्य रूप से कितने? 12 किले शामिल है, जिनमें से अधिकांशतः महाराष्ट्र में है। एक किला तमिलनाडु में है, जिसका नाम आपको याद रखना है, जिंजी किला है। भारत में विश्व धरोहरों की कुल संख्या अब हो गई है 44 और विश्व धरोहर की कुल संख्या के मामले में भारत विश्व में 6ठा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 6ठा स्थान रखता है। सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल देखेंगे तो वो इटली में है। भारत का नंबर कौन सा है? 6वां। विश्व धरोहर समिति की 47वीं बैठक कहाँ हुई है? तो पेरिस में हुई है। मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें विश्व धरोहर सूची में 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया है भारत के विश्व धरोहर की सूची में। नेक्स्ट है स्काल्प ईजी मिसाइल, या जिसे हम स्टार्म शैडो मिसाइल कहेंगे। इसे संयुक्त रूप से फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा विकसित किया गया। यह लंबी दूरी की हवा में प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल है। इसका उपयोग भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। इंपॉर्टेंट हो जाती है ये स्काल्प ईजी मिसाइल, या जिसे हम स्टॉर्म शैडो मिसाइल कहते हैं। ये संयुक्त रूप से फ्रांस और ब्रिटेन ने विकसित किया इस मिसाइल को। लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल है। इसका उपयोग भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। हाल ही में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला देश बन चुका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा दिया है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन, जिसके अंतर्गत 7 करोड़ लोगों को लक्षित करके सिकल सेल रोग की जांच करना था। अब इस मिशन के तहत अब तक कुल 6 करोड़ लोगों की जांच की जा चुकी है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2023 को शहडोल मध्य प्रदेश से किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना। तो टारगेट क्या है सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का? 2047 तक। राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन के अंतर्गत लक्षित 7 करोड़ लोगों में से कुल 6 करोड़ लोगों की सिकल सेल रोग के लिए जांच की जा चुकी है। इस मिशन को 1 जुलाई 2023 को शुरू किया गया था शहडोल मध्य प्रदेश से। जुलाई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को वर्ष 2026 के अंत तक यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। तो ट्रंप के द्वारा 2026 के अंत तक यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका अब यूनेस्को से भी बाहर होगा, ऐसी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दी है। जुलाई 2025 में भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। जुलाई 2025 में ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का ढांचा प्रदान करता है। अनुच्छेद 218 इन प्रावधानों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक भी विस्तारित कर देता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, अखबार की सुर्खियों में लगातार देखी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है। महाभियोग की प्रक्रिया देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 124 के सब आर्टिकल 4 और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का ढांचा प्रदान करता है और अनुच्छेद 218 इन प्रावधानों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक भी विस्तारित कर देता है। अब न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है महाभियोग के द्वारा? तो महाभियोग प्रस्ताव से इसकी शुरुआत की जाती है। महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है। प्रस्ताव के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, बशर्ते लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम लोकसभा के 100 सांसदों के हस्ताक्षर हों, और अगर यह राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर हों। प्रस्ताव ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद में लोकसभा अध्यक्ष जांच के लिए एक समिति का गठन करता है। समिति जांच रिपोर्ट उस सदन में भेजती है जिसने महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत की थी। अगर लोकसभा शुरुआत करता है तो लोकसभा,
अगर राज्यसभा शुरुआत करता है तो राज्यसभा को समिति जो जांच करती है इसकी रिपोर्ट भेजती है। उसके बाद यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है तो फिर दोनों सदनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए दोनों सदनों से कम विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश देता है। राइट, तो ये पूरी प्रक्रिया है न्यायाधीशों को हटाने की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, तो सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत दी गई है। ये पूरी प्रक्रिया है न्यायाधीशों को हटाने की, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में यारलुंग त्सांगपो नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, इस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण का कार्य चीन के द्वारा शुरू कर दिया गया है। भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर जैव ईंधन उपभोक्ता के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश हो चुका है, अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया के बाद। हाल ही में मध्य प्रदेश, फ्रांस और एक फ्रांसीसी भाषा संस्थान के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत क्या होगा कि इससे मध्य प्रदेश, भारत और फ्रांस के बीच संस्कृति और पर्यटन सहयोग का एक नया केंद्र बन जाएगा। 24 जुलाई 2025 को भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुक्त व्यापार समझौता, जिसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता भी कहा जाता है, इस समझौते से ब्रिटेन के जीडीपी में प्रतिवर्ष 4.8 मिलियन पाउंड की वृद्धि होने का अनुमान है। इससे ब्रिटेन में होने वाले 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क समाप्त हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि भारत और यूके के मध्य जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, इस पर अंतिम रूप से 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब इस मुक्त व्यापार समझौते का परिणाम क्या होगा कि इससे ब्रिटेन को होने वाले 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क समाप्त हो जाएगा। 2024 में भारत ब्रिटेन का द्विपक्षीय व्यापार जो 20.5 बिलियन डॉलर था, अब इस समझौते के द्वारा अगले 5 वर्षों यानी 2026 से 30 तक द्विपक्षीय व्यापार 6 गुना बढ़कर 120 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी जो द्विपक्षीय व्यापार भारत ब्रिटेन के मध्य 20.5 बिलियन डॉलर का है, ये 2026 से 30 तक 120 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस समझौते में कुल 27 अध्यायों को शामिल किया गया है, इस बात को भी याद रखना है। भारत यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसमें कुल 27 अध्यायों को शामिल किया गया है। तो इस तरीके से हमने जुलाई 2025 मंथ की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक एक करके देखा है। अब आपका काम क्या है, इसको 1 से 2 बार और रिवाइज करना, क्लासेस को 1 से 2 बार और देख लीजिएगा। बाकी आप करंट अफेयर्स के एक्सप्रेस बैच में जुड़कर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। जितने भी प्रीवियस मंथ की क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जिसका आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी 71 बीपीएससी के लिए आप हमारे संकल्प बैच से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर सभी स्टैटिक सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ नोट्स दे दिए जाएंगे। एमसीक्यू के लिए आपको सब्जेक्ट के टेस्ट दे दिए जाएंगे ताकि आप उनका अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। लास्ट के 30 से 35 दिन बचे हुए हैं। अभी भी अगर आप अच्छे से एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं, अब रिवीजन का समय रह गया है, तो नोट्स अगर नहीं है तो आप जुड़ सकते हैं संकल्प बैच से। बेहतरीन नोट्स, हमारे कुछ हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स हैं सभी सब्जेक्ट के। अगर आप उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करके कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं मेजर सब्जेक्ट के, तो प्रीलिम्स एग्जाम निकलने की अभी भी संभावना है। बाकी केवल करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा एक्सप्रेस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स की नोट्स दे दिए जाएंगे, साथ ही मंथ वाइज आपको 100+ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए केवल जो फीस है वो 249 है। बाकी 71 बीपीएससी का जो प्रोग्राम है, हमारा संकल्प बैच का जो प्रोग्राम है, इसकी फीस है 999, जिसे रिड्यूस करके अब 1 महीना बचा हुआ है तो इसे रिड्यूस करके 799 कर दिया गया है, 799 कर दिया है। बाकी आप इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए 6306473800 पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस प्रोग्राम से जुड़ने का पूरा प्रोसेस दिया गया है, ये हमारा पेमेंट नंबर भी है। पेमेंट करके इसकी स्क्रीनशॉट आप मुझे इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, तो आपको हम जिस भी प्रोग्राम से आपको जुड़ना होगा उस प्रोग्राम से आपको जोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग पढ़िए, जहां वहां सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेज आपको मिलती रहें। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, उसे आप ज्वाइन कर लें। बाकी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करें। वीडियो को लाइक और अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।